आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ स्किल हासिल करना चाहते हैं, और अगर आज का लेक्चर अगर आप मिस कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अपने सेकेंड ईयर के तीसरे चैप्टर को, या कोई भी फील्ड है उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है अगर इंटीग्रेशन सीखना चाहता है तो वो इस लेक्चर को ना मिस करे। Dear students, you are watching Film and Learn Cafe. Me मोहम्मद उस्मान सदीकी, your coach and your mentor. आज हम इस लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन को पूरी उसकी केस स्टडी करेंगे और एज अ जीरो लेक्चर के तौर पे मैं इसको लेके चलूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बुक तक आपको इसकी नॉलेज दूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको ये भी कोशिश करूँगा कि आपको आउट ऑफ द कोर्स भी बहुत कुछ सिखा दूँ, ठीक है। और अगर वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह आज मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इंशाल्लाह यहाँ से अगर उठेंगे तो हम स्किल के साथ और कुछ हासिल करके आप अपने अंदर ये चीज़ महसूस करेंगे कि कुछ हमने हासिल किया और कुछ गेन किया। तो ये लेक्चर जो है आपने बहुत गौर से और कीनली आपने एक एक पॉइंट को समझना है और उसको साथ इम्प्लीमेंट करना है और इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये लेक्चर इसलिए है ताकि मैं जीरो लेक्चर की तरफ क्यों आया हूँ, पहले मैं जीरो लेक्चर को ज़्यादा फोकियत इसलिए है क्योंकि ज़्यादा अहमियत इसलिए मैं उसको देता हूँ क्योंकि इससे आप स्किल सीखेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज को रट लेना, क्वेश्चन को रट लेना, तरीका ना समझना, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी बीमारी है और स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस है, ठीक है। और मैं बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो उनकी सबसे बड़ी फेलियर यही है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज को मैथ के अंदर, वो मैथ से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते मैथ को, वो सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करें, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। नहीं, मैथ जो है अगर आपने उसकी लॉजिक को समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो बेशक एंटी टेस्ट में आ जाए, वो बेशक एमसीक्यूज की शक्ल में आ जाए, या वो बेशक किसी टॉपिक की शक्ल में आ जाए, ओ लेवल ए लेवल की शक्ल में आ जाए, तो आप उसको किसी भी मोड पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके अंदर मैं जो आपको कोर्स की आउटलाइन बताता हूँ, तो सामने आपके कोर्स की आउटलाइन आपको नज़र आ रही है कि सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन की तारीफ से शुरू करेंगे अपनी इंटीग्रेशन के जीरो लेक्चर और स्किलफुल लेक्चर को हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, हाउ टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाय यूजिंग डिफरेंशियल। हम ओवरव्यू लेंगे थोड़ा 3.1 का, ठीक है। हम थोड़ा टच करेंगे 3.1 को ताकि हमें सब कुछ पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट किस तरह से करवाया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल हो या इनडेफिनेट हो। उसके बाद फिर हम ओवरव्यू करेंगे 3.2 का। उसके बाद फिर हम सुइटेबल सब्स्टिट्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूलाज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को हम ओवरव्यू लेंगे इसका। उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ जाएंगे। उसके बाद फिर हम 3.4 का ओवरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। उसके बाद इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिवीजन है प्रॉपर और इनप्रॉपर की, लॉन्ग टर्म वो जो लॉन्ग डिवीजन है और सिंथेटिक डिवीजन भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम ओवरव्यू करेंगे 3.5 का। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। जो 3.6 जो है वो ज़रा लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी हम ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कर्व्स क्या होते हैं और एक्सिस, बिलो द एक्सिस और अबव द एक्सिस का आपने कॉन्सेप्ट लिया होगा, तो ये क्या होता है। उसके बाद फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स भी आएंगे इसमें। फिर उसके बाद लोगरिथम की प्रॉपर्टीज भी आएंगी जो आपने 9th में पढ़ी थी। अगर तो आप वो भूली हुई है तो आपको मैं इस लेक्चर के अंदर उसका टच दूंगा। उसके बाद फिर हम ओवरव्यू करेंगे 3.8 का, और इसी के साथ हमारा जो है स्किलफुल लेक्चर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो
डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप गौर से समझिएगा, क्योंकि इस लेक्चर को मैं आपको इतना आसान तरीके से और इतना जीरो लेक्चर पे, मतलब जीरो से जीरो बेसिक्स पे समझाऊंगा कि आप इंशाल्लाह जो है इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज करता हूँ अपने पहले टॉपिक से कि इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन की अगर मैं आसान वर्ड में तारीफ बयान करूं तो वो ये होती है, इंटीग्रेशन होती है इंटीग्रेशन हम कहते हैं इंटीग्रेशन को कि द रिवर्स प्रोसेस, द एंटी प्रोसेस, ठीक है, द रेसिप्रोकल, या तो एंटी प्रोसेस या रेसिप्रोकल। एंटी या रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, कि उलट प्रोसेस, ठीक है, या उसका उलट प्रोसेस या उसका जो एंटी प्रोसेस जो है डेरिवेटिव का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम इस साइन से शो करते हैं, जो सांप के साइन से शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि अगर आपने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है डेरिवेटिव के बारे में, तो डेरिवेटिव जो आपने पढ़ी यहाँ वहां पर और यहाँ पर जो है तकरीबन चीजें जो है उलट है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीजें जो है वो मिलती जुलती भी हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स डेरिवेटिव्स की बात करें तो वो फार्मूलाज यहाँ पर कुछ मिलते जुलते भी हैं। ठीक है, बाकी जो है कुछ जो है वो ज़्यादातर जो है वो उलट हैं सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम इसके बाद मूव करते हैं कि हाउ टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाई यूजिंग डिफरेंशियल। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है डिफरेंशियल इस्तेमाल करते हुए। तो इससे पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, कि डिफरेंशियल किसे कहते हैं। डिफरेंशियल हम कहते हैं डेरिवेटिव का, आप इसको कह सकते हैं कि ऐसे छोटा भाई है। ठीक है, डेरिवेटिव का भी ये काम करता है डिफरेंशियल। ठीक है, और लेकिन डिफरेंशियल को जो है हम डिफरेंशियल को सिंपल डी से शो किया जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव जो होता है वो तो डी ओवर डी एक्स होता है, लेकिन डिफरेंशियल जो होता है वो खाली डी से शो किया जाता है। लेकिन ये सारा काम डेरिवेटिव का ही देता है। अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें, ठीक है, अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है, 1 आता है, लेकिन यहाँ पर जो है dx आएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर साइन थीटा का डेरिवेटिव लें तो जैसे वहाँ कोस थीटा आता था तो यहाँ पर भी कोस थीटा ही आएगा। ठीक हो गया। तो मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको करके दिखा देता हूँ। लेट कर लेता हूँ, एक हमारे पास फंक्शन है कि x²। अब मैं कहता हूँ कि इसका मुझे डिफरेंशियल चाहिए, तो इसका डिफरेंशियल अगर हम लेंगे तो वही 2x आएगा। ठीक है, पावर लगेगा, पावर शुरू में पावर में से ही कम आउट बेस का फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं अपना जो मेरा टॉपिक था हाउ टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाई यूजिंग डिफरेंशियल। डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है अगर हमने डिफरेंशियल को इस्तेमाल करना है। तो ये मिसाल जो है मैं आपकी बुक से ही उठा लेता हूँ। 3.1 एक्सरसाइज को अगर आप ओपन करें तो उसमें देखेंगे आप कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी के मुतालिक है, क्या आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपका एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई प्लस का एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके अंदर वो कहता है कि मुझे फाइंड आउट करके दो डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे डिफरेंशियल बोथ साइड्स पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पर अगर डी ओवर डी एक्स होता तो फिर वो आपस में कट के 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डी एक्स ही आएगा और फिर ये
dx हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वही 0 होता है, मतलब डिफरेंशियल भी 0 होगा। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ से dx जो है कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा y प्लस का 1 और ये 0 और ये प्लस का x और ये dy। ठीक है, अब आप इसको इस चीज़ को उठा के उस साइड पे ले जाइए, इक्वल टू के x ये dy हो गया और ये माइनस का y प्लस का 1 और ये dx। ठीक है, अब x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y प्लस का 1 इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये dy वैसे ही आ गया। और उसके बाद dx जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ये डिफरेंशियल यूज करते हुए आप dy ओवर dx जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब हम अपना ओवरव्यू करते हैं 3.1 का। 3.1 के अंदर आपने क्या करना है, आपके पास x की वैल्यू दी हुई होगी, आपके पास एक फॉर्म दी हुई होगी, और उससे आपने क्या करना है, मालूम करना है, वो आपको कुछ कंडीशन दे देगा कि x की वैल्यू ये है और वो चेंज होके कुछ ऐसी बन जाती है। तो अगर हम अपनी बुक उठाएं और चेक करें, अगर हम देखें, अगर मैं आपको पहले इसे शुरू करवाता हूँ। अब देखिए उसमें उसने क्या कहा है, पहले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि y इज इक्वल टू है x का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, और उसने फिर ये कंडीशन भी लगा दी है कि x जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज कहाँ से होता है, वो 3 से चेंज होता है और फिर कहाँ तक जाता है, वो जाता है 3.02 तक जाता है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा y को और dy को फाइंड आउट करना है। अब आप पहले तो ये बात समझ लें कि ये जो आपके पास डेल्टा y है और ये जो dy है और ये डेल्टा x जो है और ये dx जो है, ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें सेम है। क्यों? क्योंकि ये देखें x के अंदर अगर हम चेंज लाते थे, तो अगर आप याद करें अपनी 2.1 को, ठीक है, तो x के अंदर अगर हम पॉसिबल चेंज लेके आते हैं तो वो पॉसिबल चेंज क्या लाते हैं, डेल्टा x का चेंज ले आते हैं। और अगर आप डेरिवेटिव की जुबान में देखें तो x के अंदर अगर आप चेंज लाते थे पॉसिबल, तो वो क्या आता था, dx आ जाता था। ठीक है, इसी तरीके से y के अंदर अगर आप चेंज लेके आएंगे तो डेल्टा y लाएंगे, और y के अंदर अगर आप डेरिवेटिव के लिए चेंज लेके आएंगे तो dy ले आएंगे। ठीक है, तो मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं और ये दो बात एक ही हैं। तो अब इसमें हमें वो क्या कहता है, इसमें हमें कहता है कि भाई डेल्टा y और dy फाइंड आउट करके दो। ठीक है, अब हमने डेल्टा y और dy फाइंड आउट करके देना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये हमारे पास दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। सबसे पहले इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद हमने इसके ऊपर y के अंदर डेल्टा y का चेंज ले आना है और यहाँ पर x के अंदर डेल्टा x का चेंज ले आना है। ठीक है जी, अब y को उठा के उधर ले जाना है, वही सारा काम है 2.1 वाला, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस का 1, और वो y उधर आएगा तो ये माइनस अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें आप, इसमें ये -1 + 1 से कट गया, तो x प्लस डेल्टा x का होल का स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर और डेल्टा y। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर बेशक 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पर यह है कि आपने यहाँ देखना है कि भी x जो है अब आपका चेंज होता है। अब आप इस कंडीशन को उठाएं तो आप यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से आप देखें, अब वो कहता है x आपका चेंज होता है। पहले तो आपकी x की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है। अब वो कहता है x चेंज होता है। ठीक है, x चेंज होता है, तो मतलब x चेंज हो रहा है तो वो dx में चेंज हो रहा है, मतलब उसका पॉसिबल चेंज आ रहा है। तो इसमें है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आएगा ना, आप इसको कैलकुलेटर पे करें 3.02 माइनस का 3 को, तो ये आपके पास आंसर आएगा आई थिंक सो 0.02 आएगा जी, 0.02 आया आपके पास आंसर। तो मतलब ये x की वैल्यू आ गई आपके पास और ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें x की जो वैल्यू है dx को आप डेल्टा x भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको ये बात पहले बताई है।
तो देखिए डेल्टा एक्स के अंदर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ सकता है। तो देखिए एक्स क्या 3 प्लस का डेल्टा एक्स क्या 0.02, ठीक है, और उसका होल का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप इसको जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर पे अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3 प्लस 0.02। तो देखें ये आपके पास आता है 0.02, ठीक है जी। 3.02 का स्क्वायर और ये -9 आता है। अच्छा अब आप 3.02 होल का स्क्वायर, तो ये आपके पास आता है 9.12 माइनस का 9। तो इसको करें 9.12 माइनस का 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.12। ये आपके पास क्या फाइंड हुआ, ये आपके पास डेल्टा वाई फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा वाई फाइंड आउट हो गया, ठीक है। डेल्टा वाई या डी वाई एक ही बात है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, इसके अंदर भी यही वो बात करते हैं भाई एक्स चेंज हो जाता है, डेल्टा एक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। 2 से लेकर 1 - 2 में चेंज हो जाता है, 1 - 8 में चेंज हो जाता है, 1.8 में। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो बात करते हैं, कह रहा है कि भाई आप dy/dx फाइंड आउट करके दो। तो अभी मैंने आपको इसके अंदर बताया है कि dy/dx कैसे निकालते हैं और उसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी करके दिखाया है। अब उसके बाद वो कहता है कि यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ठीक है। उसके बाद उसने हमें वैल्यूज दी हैं। तो इसके अंदर आप देखें ज़रा गौर से जी डियर स्टूडेंट्स। अब वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में वो क्या कहता है कि वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेट करें, ठीक है। तो इसका जो है ना जनरल एक फार्मूला है, f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f of x प्लस f प्राइम x और dx, ठीक है जी। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला है कि आपने f of x निकालना है और f प्राइम x dx निकालना है, ठीक है जी। तो इसको आप बेशक इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हैं। अब मैं इस सवाल को इस फंक्शन की इक्वल ऐसे लेट कर लेता हूँ और इस जैसा फंक्शन मैं बना देता हूँ। तो देखें f of x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब मैं इसको भी इस जैसा बना देता हूँ। इस जैसा कैसा बनाऊंगा, तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 17 और 1/4, ठीक है। तो मैं x प्लस डेल्टा x और बाहर 1/4 लगा दिए, मतलब इस फॉर्म में बनाना ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x को अगर मैं 17 को ब्रेक करता हूँ तो 17 को ब्रेक कैसे किया जाएगा, 1 में और 16 में ब्रेक किया जाएगा। तो मैं 16 + 1 करूँ तो 17 बनता है। तो x को अगर मैं 16 की जगह रख दूँ, 16 को x की जगह रख दूँ और dx को या डेल्टा x को मैं क्या कर दूँ 1 की को रख दूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखें 17 फिर बन सकता है। तो मैं इसी तरीके से करूँगा कि 16 + 1 और 1/4, ठीक है जी। तो ये हो गया f प्राइम x डेल्टा x, f of x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना कुछ ये है कि अगर मैं इसको सिर्फ खाली f of x अगर लेट करूं, सिर्फ f of x बनाना चाहूँ तो खाली x उठा लूँगा और ये 1/4 तो इसके साथ आएगा। तो मैं 16 को 2 की पावर 4 करके लिख सकता हूँ और ये 1/4, 4 से 4 कट गया तो 2 आ गया। f of x आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, ताकि मैं f of x बना लूँ और मैं यहाँ पर पुट करवा दूँ, ठीक है। अब यही f of x का आप डेरिवेटिव ले लें, मतलब डिफरेंशियल ले लें, या तो आप डिफरेंशियल लेंगे तो ये f of x और ये डिफरेंशियल ये 2 पे भी अप्लाई होगा। तो वो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया और उसके बाद ये हो गया जी f प्राइम x और dx, ठीक है। अब ये दो वैल्यू जो हैं आप इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। f of x की जगह f of x की वैल्यू पुट कराएं 2 आ जाएगी और उसके बाद प्लस f प्राइम x dx की जगह वैल्यू पुट कराएंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है ये क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट मूव करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें बात की है क्यूब की। तो क्यूब के अंदर अगर हमने क्यूब का फार्मूला लगाना है कि क्यूब का आपके पास फार्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो उसके बाद वो आप करके तो आपका आंसर आएगा 1.3 समथिंग। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आई होप सो कि इतना आपको समझ ज़रूर आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन किस तरह से ली जाती है, मतलब जो बेसिक इस्तेमाल हो रही है ना। अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर तो आपने इंटीग्रेशन समझनी है तो आप 3.2 से समझना शुरू करें। ठीक है, 3.2 पहले आप शुरू करें, 3.2 से आप 3.8 तक जाएं, 3.8 से आप वापस 3.1 पे आए। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से चलाता हूँ। अच्छा, हाउ टू इंटीग्रेट किस तरह से करवाया जाता है। अब हम फंक्शन एक लेट कर लेते हैं कि लेट करते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स है, सॉरी इसको हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है, लेट सपोज वो है मेरे पास 1/x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी इंटीग्रेशन करवाऊं। ठीक है, आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन का साइन डाल दूंगा, इंटीग्रेशन का साइन डालूंगा तो इसके साथ एक डेफिनेट इंटीग्रल भी डालना पड़ेगा, वो डालूंगा dx। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल वो डाला जाता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इसकी इंटीग्रेशन करवाऊं, तो सबसे पहले इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और चेक करूंगा, मैं ये बात को देखूंगा कि अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो रूल लग जाता है इंटीग्रेशन का कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो वहाँ पर ln फंक्शन लग जाता है। ठीक है, ये बात भी हम 3.2 के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास जो है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को ऊपर उठा के ले जाऊँगा। तो मैं ये ऊपर उठा के लेके गया, अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करवाऊंगा। 2.3 के अंदर आपने पढ़ा था पावर रूल को, जब आप डेरिवेटिव ले रहे होते थे, क्योंकि वो भी बेसिक एक्सरसाइज थी। तो उसके अंदर आपने पावर रूल में क्या पढ़ा था कि एक हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम प्लस कर देंगे। अब जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे किसी भी फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को, तो आप उसके अंदर उसकी पावर में एक प्लस कर देंगे ना। आप पावर को शुरू में लेके आएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जस्ट ये है कि जो पावर है उसके अंदर एक प्लस कर देंगे। ठीक है, और जो काम आप ऊपर पावर के साथ करेंगे वही काम आप नीचे भी करेंगे। सही है, और उसके बाद इसको करने के बाद आपने एक प्लस का c, ये c जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का आपने साइन लगा देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन के साइन को ऑफ करवाएंगे तो यहाँ पर आप c एज अ कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये आपके पास आ गया x माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो ये आ गया जी माइनस का 1/x प्लस का c। ये आपका फंक्शन इंटीग्रेट हो गया। एक और कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर मैं आपके एक बुक से एग्जांपल और ले लेता हूं, तो पहली एग्जांपल ही देख लेते हैं हम। 3.2 को अगर हम देखते हैं, 3.2 देखें, इसके अंदर मैं एग्जांपल जो सॉल्व करता हूं, पहला सवाल है 3.2 का। दूसरा सवाल इंटीग्रेशन √x प्लस का 1/√x और ये dx। ठीक है जी, अब आप देखें कि इसके अंदर आप पहले तो इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई कर दें, विद पावर्स को आप यहाँ निकाल दें, पावर्स लगा दें, और उसके बाद देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव ना ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले को उठा के ऊपर लेके जाएंगे आप, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये dx आएगा। अब इंटीग्रेशन करवानी, मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था कि पावर के अंदर एक प्लस करवा देना है।
तो पावर के अंदर एक प्लस कराएंगे और जो पावर के साथ काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे किया जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने पावर के साथ एक प्लस करवा देना है, इधर भी जो काम ऊपर किया वही काम नीचे करेंगे। देन इंटीग्रेशन का जब साइन ऑफ होगा तो एक सी कांस्टेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें पावर का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। इधर भी आएगा 3/2 और इधर आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। इधर भी 1/2 प्लस का सी। अब बटे के अंदर बटा है वो ऊपर चला जाएगा 2/3x 3/2 प्लस का 2x 1/2 प्लस का सी। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ये 2x 3/2 और ये 3 वैसे ही आ गया और ये 2 और इसको मैं अंडर रूट करके लिख देता हूँ प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसी तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ऐसे ही है। अब जब हम इसके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू करवा रहा हूँ। तो देखें ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके से हैं। अगर मैं इसके अंदर अब कोई नई बात लेके आता हूँ तो वो नई बात मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये जो लेक्चर है ना, ये उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने आखिरी वक्तों में जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर ये मेरी वीडियो जो वो है एग्जाम्स उनके करीब हैं और आखिरी वक्तों में देख रहे हैं, तो आप सिर्फ ये जनरल व्यू जो जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ ये आप इनको इकट्ठा करते जाएं और आपको सारा कॉन्सेप्ट आता जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लें, वीडियो को स्टॉप करें, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर वीडियो देखें, फिर आप उसको स्टॉप करें, फिर आप इम्प्लीमेंट करें। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ना अगर कोई नई बात आती है तो वो ये आती है कि अगर हम ई ऑफ एक्स का जो है डेरिवेटिव लिया जाता है, ई एक्स का डेरिवेटिव जो है वो इटसेल्फ आता है। ये मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था आपको। ठीक है, ई एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो इटसेल्फ आता है। अब मैं ई एक्स का इंटीग्रेशन लेना चाहता हूं तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन भी इटसेल्फ आएगा। ओके, इंटीग्रेशन इटसेल्फ आएगा, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, जो x के साथ चीज होगी वो नीचे आ जाएगी। x के साथ क्या है, यहाँ पर 1 है तो वो 1 नीचे भी आ जाएगा प्लस सी। ये आपकी सिंपल इंटीग्रेशन हो चुकी है। ठीक है, ये ई की बात थी। ई इंटीग्रेशन भी वही होगा, लेकिन बस x के साथ जो चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी। जैसे हम पावर के साथ जो चीज़ होती थी वो हम आगे उसका डेरिवेटिव लिया करते थे दूसरे चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। उसके अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो है कुछ फार्मूलाज हैं, वो 9 फार्मूलाज हैं और वो 9 फार्मूलाज जो आपको स्क्रीन पे भी आपको नजर आएंगे। ये सारे जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ये आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि फार्मूलाज जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। कुछ जो है वो हाफ एंगल के हैं, लेकिन सब जो है मैंने डिवीजन करके रखे हुए हैं कि कुछ हाफ एंगल के फार्मूलाज हैं और कुछ अल्फा बीटा के फार्मूलाज हैं। ये जो सारे फार्मूलाज हैं इनका आप बेशक स्क्रीनशॉट लेके आप इनको याद कर लें। ठीक है, तो अगर अब हम मूव करते हैं आगे, थोड़ा सा मैं आपको इसके फार्मूलाज की तरफ लेके चलता हूँ। तो अगर मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेना चाहता हूँ तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो आता है 10x। ये बात आपने याद रखनी है। अब उसके बाद अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर जो है वो है माइनस कोस एक्स। ठीक है, उलट, और प्लस सी भी लग जाता है। उसके बाद अगर आप कोस एक्स का इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं तो कोस एक्स का डेरिवेटिव जो होता था वो होता था माइनस साइन, लेकिन यहाँ होगा प्लस साइन। ठीक है, उसके बाद और आप देख लें, और आपकी हाँ यहाँ 3.2 से पहले जो है 3.2 शुरू होने से पहले ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। वो जो लास्ट 3 एग्जांपल्स हैं वो आप ज़रूर करें, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। और उसके अंदर जो है एक फार्मूला आ जाता है, वो फार्मूला आप देखें यहाँ पर, वो एलन का फार्मूला है। एलन का फार्मूला देखें, वो कोट का फार्मूला है। ये देखें आप 130 पेज पे ज़रा देखें एग्जाम्पल नंबर 6 को,
तो यहाँ पर आप देखें cos x ओवर sin x का अगर वो इंटीग्रेशन लेते तो वो cot x आता है, cot x के बाद cot x का जो इंटीग्रेशन है वो आता है ln sin x। सही है, तो ये बात भी आप जहन में रखें। बाकी ये जो सारे फार्मूलाज हैं, ये सारे फार्मूलाज आपके 125 पेज पे जो है वो डिटेल में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आते वो फार्मूलाज, तो इसके जो है प्रॉपर मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। वो नोट्स अगर आपने अवेलेबल अगर आपको चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप देखें ज़रा, वो सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। तो सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन की तरफ अगर हम मूव करते हैं और अगर हम उसकी बात करते हैं सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन की, तो सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन हम कहते किसे हैं। हमने ये सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन जो है हमने 2.4 के अंदर भी बात की थी, वहाँ पर चेन रूल के तौर पे बात की थी। यहाँ पर जो है हम कुछ फार्मूलाज के थ्रू बात करते हैं। अच्छा, उस फार्मूलाज के अंदर यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं, मैं आपको वो फार्मूलाज अगर लिख के दूँ तो देखें, पहला फार्मूला जो है वो आपके पास है √a का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आता है, x = a sin थीटा। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है √a का x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, x = a secant थीटा। फिर उसके बाद √a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, वो आ जाता है x = a tan थीटा। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जिनको जो समझना है वो ज़रूरी है। अब अगर मैं इन फार्मूलाज को आपको समझाऊं तो वो फार्मूलाज आप देखें किस तरीके से समझे जाएंगे कि ये है √a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वो आता है a sin थीटा के बराबर। मतलब अगर आपको ये फॉर्म दे दे पूरी तो आप सीधी a sin थीटा लिखेंगे, और अगर आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में ना दे, अगर आपको अंदर वाली चीज़ दे तो आपने x को लेट कर लेना है। अब x जो होगा वो x इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 3 फार्मूलाज हैं सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, ये आपने गौर से देख लेना है। तो इसका जो है मैं आपको एक मिलता जुलती यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल या क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको हाउ ना हो जाए, और फिर हम इस टॉपिक की तरफ अभी हम मूव कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं अपने 3.3 का। ठीक है, अच्छा, मैंने 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 उठाया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूँ। अब सब्स्टिट्यूशन से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले तो मुझे इस 13 को ब्रेक करना है। ठीक है, 13 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो किस तरह से ब्रेक करूँगा, ये x स्क्वायर आ गया प्लस का 4x आ गया। अब मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं इसको ब्रेक किस तरह से करता हूँ, मैं इसको करता हूँ ब्रेक 3 के अंदर। ठीक है, सॉरी, मैं इसको 4 में और 9 में ब्रेक करता हूँ। ठीक है, 4 + 9 13 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको x का स्क्वायर और उसके बाद ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, और ये जो 9 है इसको 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, और ये इसको 2 × 2 और ये x। अब देखें, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक फार्मूला बन गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये ऊपर dx था। तो मैं इस फार्मूले को क्रॉस कर देता हूँ, तो ये dx और x प्लस का 2 का होल का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म बन चुकी है वो आपके पास फॉर्म किस चीज़ की बनी है कि ये पूरा आपके पास क्या है, x है, ये x का स्क्वायर है प्लस ये कांस्टेंट जो है वो a है और ये a का स्क्वायर है। तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, x का स्क्वायर और a का स्क्वायर वो a tan थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ लेट पुट करवा दें, पुट x = a tan थीटा। a क्या आपके पास 3 और tan थीटा। ठीक है,
तो अब आप डिफरेंशियल अप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे, तो ये dx आ गया, ये 3 और ये tan थीटा जो हो गया, वो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। सो मीन्स टू से कि जहां पर भी dx होगा, अब जहां पर भी dx है वहां पर आप ये वैल्यू को पुट कराएंगे और जहां पर भी x है वहां आप ये वाली वैल्यू को पुट कराएंगे। तो आप यहाँ देखें dx की जगह ये वैल्यू पुट होगी और x की जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी, ठीक है। तो मैं पुट करा देता हूँ इसको बेसिक इक्वेशन 1 का। तो ये dx को dx के अंदर पुट कर दें और x को x वाली जगह पुट कर दें आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। उसके बाद x की जगह हम x को पुट करते हैं, ये 3 tan थीटा और उसका बाहर स्क्वायर है और प्लस 3 का स्क्वायर। तो नीचे से मैं क्या करता हूँ, 3 को कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये 3 और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये d थीटा, ठीक है जी। अच्छा नीचे से निकलेगा तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा, हाँ यहाँ से 3 का स्क्वायर इसको अलग करेंगे या 9 निकलेगा, सॉरी, हाँ क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। तो 3 1 3 3 3 9, ठीक है। और ये सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया 1/3 जो था वो बाहर ले आया, मैं कांस्टेंट था, और पीछे जो है वो d थीटा बच गया। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। जैसे 1 का डेरिवेटिव जो है x का डेरिवेटिव 1 होता था, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव x होगा, ठीक है, और प्लस का c। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू निकाली है, यहाँ से देखें जहाँ आप पुट करवा रहे होंगे वहीं से आप x की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये tan जो है tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा और इसी को टू थीटा आ गया। तो ये आप ये थीटा की जगह पुट करवा दें 1/3 और tan इनवर्स x/3 प्लस का c, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये जो आपकी 3.3 है, ये इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज जो है सॉल्व होगी इंशाल्लाह। इसको जो है मैंने ये समझाया हुआ भी है डिटेल के अंदर, हर टॉपिक को मैंने समझाया है कि किस तरीके से। इसके अंदर देखें 2 किस्म की कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी आती है कि आप इसको लेट कर लें, ठीक है, इक्वल, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर आप लेट करेंगे, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी आती है कि आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के फार्मूलाज को पुट करें, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कैटेगरी आपने वहाँ पर अप्लाई करनी होती है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसे कहते हैं? मतलब इंटीग्रेशन को 2 हिस्सों में तोड़ दें, बाय पार्ट्स कर दें, उसके हिस्से कर दें, ठीक है। तो मींस इसका जो फार्मूला है मेरे पास, फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, सेकंड टर्म का आप इंटीग्रेशन लेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस सेकंड टर्म का डबल इंटीग्रेशन लेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे आप, ठीक है। अब मैं लेट करके दिखा देता हूँ आपको एक फंक्शन। लेट सपोज आपकी बुक से ही उठा लेता हूँ ln x और dx 3.4 में से। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर ln x के साथ आपको 1 भी तो नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ तो ये मैंने इसका बाय पार्ट कर दिया। बाय पार्ट करने के बाद मैंने यहाँ बाय पार्ट का फार्मूला लगाना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट टर्म बोलता हूँ और इसको जो है मैं सेकेंड टर्म बोलता हूँ।
तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड टर्म का डबल इंटीग्रेशन, और फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो ln x एज इट इज आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1/x ln x का डेरिवेटिव, x से कट गया, x उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ln x और माइनस का 1 और ये dx, 1 का डेरिवेटिव x और ये प्लस c और x ln x। तो इस तरीके से जो है हमारी एक्सरसाइज जो है, इसके अंदर सारा कुछ हम पढ़ेंगे। अब आप अगर अपनी बुक में देखें पेज नंबर 144 पे अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पर सारी जो पहला जो इनका क्वेश्चन है उसके जो है 21 पार्ट्स हैं। 21 पार्ट्स के अंदर सारी कैटेगरीज यही हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। दूसरे के अंदर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, लेकिन उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वहाँ पर पहले आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके आपने जनरल फार्मूला लगा के उसको सोल्व करना है। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो है वो एक लॉन्ग का क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन है इसका, 4th क्वेश्चन जो है वो भी बहुत आसान सा है, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन के अंदर तो वो शॉर्ट के हवाले से है। अच्छा, मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है बताएं जरा। पार्शियल फ्रैक्शन को मैं जरा अगर 2 चीज़ों में तोड़ दूँ, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसको मैं 2 चीज़ों में तोड़ूंगा। वो 2 चीज़ें क्या है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, मैं ज़रा आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर का ज़रा कॉन्सेप्ट दे दूं। ये सारा काम आपने 10th के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी डिटेल में किया, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है कि जब ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो और नीचे जो है वो छोटा हो। इम्प्रॉपर क्या होती है कि नीचे बड़ा हो और ऊपर छोटा हो, ठीक है, या फिर इक्वल हो। समझ आ गई है? तो वो इम्प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक पूरा खुलासा बता देता हूँ। इसका खुलासा मैं आपको 4 कैटेगरीज के अंदर बयान करके दूंगा। 4 कैटेगरीज अगर आपको वो याद हो जाती हैं तो इट्स मीन कि आपको जो ये पूरी एक्सरसाइज है वो बहुत इजी हो जाएगी और ये 10th वालों के लिए भी बहुत आसान सा रह जाएगा। पहली कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास, मैं लेट कर लेता हूँ कोई भी फंक्शन x²+1, ठीक है, सॉरी x+1 और उसके बाद x-2, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूँ कोई सा भी फंक्शन और उसको अगर मैंने क्या करना है, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैं किस तरीके से करूँगा, अब उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से करूंगा। अब पहला रूल तो ये है कि भाई वो उसके आगे कोई, मतलब उसके अंदर ना बाहर कोई स्केयर आए, ठीक है, बगैर स्केयर के हो। तो फिर उसमें क्या करेंगे, एक को ए के नीचे डाल देंगे और एक को बी के नीचे रख देंगे, ठीक है। ये पहली कैटेगरी है। अब इसकी दूसरी कैटेगरी देखें। अब आगे यहाँ पर अंदर स्केयर आ जाए। अब जब अंदर स्केयर आ जाए तो हमने क्या करना है, आगे वाली जो 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, उनको मिला देना। तो ax+b, ठीक है, और ये वैसे आ जाएगा। और आगे होता स्केयर के अंदर तो फिर वो cx+d को आप साथ मिला देते। ये 2 कैटेगरीज आ गई। अब अगली 2 देखें। तीसरी कैटेगरी कि अब जो है ना स्केयर आ जाए होल पे,
ठीक है, जब होल पे स्क्वायर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि ए के नीचे रखेंगे क्योंकि अब अंदर स्क्वायर नहीं है इसलिए हम मिलाएंगे नहीं, तो उसको पहले पावर 1 के साथ रखना है, फिर बी के नीचे रखना है पावर 2 के साथ, और अगर 3 होता है यहाँ पर 3 होता तो उसको 3 के फिर 2 के साथ फिर 3 के साथ रखते हैं, सी भी इस्तेमाल होता। अब चौथी कैटेगरी देखें। अब अगर ये कैटेगरी और ये कैटेगरी मिक्स होके आ जाए, मतलब अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि अंदर जो स्क्वायर है उसके लिए हम दो चीज़ें मिला देंगे, फिर उसको पावर हम 1 के साथ लिखेंगे, फिर अगली दो चीज़ें मिला देंगे सी एक्स प्लस डी, फिर उसको पावर 2 के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये 4 टेक्निक्स थी जो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत मदद देंगी। इसी तरीके से ही हमारी सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे इक्वल टू 0, उसके बाद फिर पहली क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन बना के उसके बाद जो वैल्यूज आएंगे वो उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कशन ऑन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भी अपर लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करें। देखें, व्हाट इज अपर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब है कि ऊपर वाली लिमिट, और लोअर लिमिट का मतलब है नीचे वाली लिमिट। अब मैं आपकी बुक से क्वेश्चन उठाता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कि अपर और लोअर लिमिट का क्या इसके अंदर केस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ 3.6 का 2 1 x का स्क्वायर प्लस 1 का और ये dx। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये है अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करें अलग अलग, ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1। x के का इंटीग्रेशन जो है वो इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा। अच्छा, लिमिट लेने के बाद जो उसकी लिमिट्स हैं वो उसकी राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी। 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x होगा, फिर उसकी लिमिट्स हैं उसके साइड राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी। और यहाँ पर जो c हम डालते थे वो यहाँ c नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि c जो है हम एक कांस्टेंट के तौर पे डालते थे, तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो भी कांस्टेंट ही है। ठीक है जी, उसके बाद 1/3 बाहर निकाल दें। अब वक्त आ गया कि लिमिट्स को अप्लाई किया जाए। अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है? वेरिएबल पे आपने लिमिट को अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो 1/3, ये 2 का क्यूब जो है वो 8 होगा और माइनस का 1 और प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये 1/3 ये आ जाएगा 7 और ये 1, तो 7/3 प्लस का 1 ये आ जाएगा आपके पास 10/3 आंसर, जब इसका आप एलसीएम लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये लिमिट्स हैं वो अप्लाई होंगी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ये आपके पास थोड़ा सा जनरल फार्मूला है। अब अगर हम 3.6 का ओवरव्यू लें, तो 3.6 जो है वो आपकी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन बच्चे बहुत इससे डर जाते हैं कि भाई हमारी जो लॉन्ग की एक्सरसाइज है ये लिमिट्स क्या हैं, ये यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हैं। अब आप यहाँ पर देखें, पहले क्वेश्चन पे गौर करेंगे, अभी मैंने आपको करके दिया है।
दूसरे क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, फिर उसके बाद तमाम क्वेश्चन जो है वो पहले तो इसी तरीके से हैं, फिर उसके बाद 9वें में थोड़ी सी टेक्निक लगेगी और इसमें वो कोई चीज़ नहीं है। फिर आगे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इसके अंदर सिंपल जनरल फार्मूलाज लगेंगे और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 29 के बारे में बात करें तो वहाँ पर छोटी सी वो टेक्निक लगनी है, उसको हम इंशाल्लाह जैसी एक्सरसाइजेस के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी चलता चला जाएगा। अब हम जरा बात करते हैं कर्व्स के बारे में। ठीक है, कर्व्स के बारे में बात करेंगे हम, उसके एक्सिस के बारे में बात करेंगे, बिलो द एक्स एक्सिस और अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कर्व्स क्या हैं? यहाँ पर हमारे पास कर्व्स आते हैं कुछ, एक तो बिलो द एक्स एक्सिस और एक तो अबव द एक्स एक्सिस। एक कर्व होता है अबव द एक्सिस और एक होता है बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अबव और बिलो में क्या फर्क है? देखिए, जब भी आपका जो, और इसके अंदर एरिया की भी बात आ जाती है एक। देखिए, जब भी आप अपने जो आपके पास इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स को आप पुट करवाएंगे, अपने जो एक फंक्शन आपको दिया हुआ है उसके अंदर आप पुट करवाएंगे, और अगर तो आपके पास आंसर जो है, इंटरवल्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव आते हैं तो इट्स मीन कि वो अबव द एक्स एक्सिस है। समझ रहे हैं? मतलब अगर तो वो आपके पास क्या होता है, सारे इंटरवल जो है आपके पास क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो अबव द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, और अगर वो बिलो द एक्स एक्सिस आ जाता है, ठीक है, बिलो द एक्स एक्सिस कैसे आएगा कि जब आपके पास जो इंटरवल्स है कोई भी एक नेगेटिव आ जाए या सारे नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, बिलो द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट है। अब ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपकी बुक में से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें, सारा पैटर्न आपको नज़र भी आ रहा है कि वो पैटर्न क्या आपको नज़र आता है कि पहले तो हमने उस इंटरवल्स को उठाए, इंटरवल्स को पहले बारी बारी हमने x की जगह पुट कराया, x की जगह पुट करवाने के बाद हमने वहाँ पर फिर देखा है कि हमारे जो इंटरवल्स हैं वो अबव आते हैं या बिलो आते हैं। अबव आते हैं तो हम उसकी सिंपल इंटीग्रेशन करवाते हैं, बिलो आते हैं तो वहाँ पर जो है इंटीग्रेशन से पहले सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है और फिर इंटीग्रेशन होती है। समझ रहे हैं बात को? फिर माइनस का साइन आ जाता है उससे पहले। बस सिंपल फार्मूला इसका ये है। और अगर हाँ कहीं पर वो डिफाइन कर दे कि भी आपके पास जो है ये बिलो द एक्स एक्सिस है, तो वहाँ पर जो है पहले वाला आपने जो एक्स के अंदर जो वो आप इंटरवल्स पुट करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है उसको इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपने बात करते हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब थोड़ा सा काम रह गया और देखें ये हमारे जो इसके बाद जो है इंशाल्लाह 34 मार्क्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है समझ आ रहे होंगे पीछे के, और सारा आपको ये एक किस्म का रिव्यू हो रहा है सारा। ठीक है, उन बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने अपना काम रिव्यू करना थोड़े से टाइम में। उसके बाद अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है कि जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब वो डिपेंडेंट भी है वेरिएबल और इंडिपेंडेंट भी है। एक डिपेंडेंट होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, ये दो वेरिएबल इन्वॉल्व होने चाहिए। डिपेंडेंट कौन से वेरिएबल होते हैं? जो किसी पे डिपेंड करते हैं, और इंडिपेंडेंट होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। मैं आपको यहाँ पर कोई एग्जांपल दे देता हूँ। वो एग्जांपल मैं यहाँ पर डिपेंडेंट की क्या देता हूँ कि देखें y इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ x है। ठीक है, x का स्क्वायर है। अब x के अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ पुट करूँगा कि जो इसको कोई भी फंक्शन बना दे, या तो इसको 0 बना दे या कोई भी चीज़ बना दे। ठीक है, अब देखें y जो है वो x पे डिपेंड करता है। क्यों x पे डिपेंड करता है? बिकॉज देखें यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके हिसाब से ये इसको नॉमिनेट करेगा ना।
ठीक है। यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो मतलब ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी चीज़ पुट कर दें, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी, लेकिन वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। तो इसके अंदर जो है अब आगे थोड़ी सी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स आते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, उससे पहले मैं लॉग की जरा प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी डिफाइन कर दूं कि आपके पास जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कि भी दो ln a और प्लस का ln b है, तो उसको हम इस तरह से भी करके लिखते हैं ln a b। अब ln a है माइनस का ln b है, उसको हम ln a ओवर b करके लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है ln a की पावर b इज इक्वल टू b ln a। अब कहीं पर ये फॉर्म दी हुई होगी, ये बनानी होगी, वैसे तो ऑलमोस्ट हमें ये दी हुई होती है, ये बनानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से आएंगे? कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर देखें, एक तो आता है हमारे पास c, ठीक है, c1 भी आ जाता है। उसके बाद एक आता है ln c। ये आपने 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 के अंदर ये आपने बात पढ़ी है कि आप या तो ln c कर लें, क्योंकि ln c भी खुद कांस्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर ln e कर दें, वो भी एक कांस्टेंट है, सही है। ये दिस टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन 3.8, ठीक है जी। 3.8 के अंदर ये जो कांस्टेंट हैं ये इस्तेमाल होते हैं। अब मैं ज़रा ओवरव्यू करता हूँ आपकी 3.8 का, तो आपको मैं ज़रा डिटेल में ये बताऊंगा और इंशाल्लाह ये समझा दूंगा कि आपको इसके बाद आप थोड़े बहुत कैपेबल होंगे काम करने के लिए। अच्छा, अगर मैं इसका आपको पहला क्वेश्चन करके देता हूँ, x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, और इस हमने प्रूफ क्या करते हैं ना, y इज इक्वल टू cx माइनस 1, ठीक है। अब उसने कहा यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू आपने इसको करना है। अब ये हमने चीज़ प्रूफ करके देनी है और ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो इसके अंदर पहले तो आपने ये देखें, सबसे पहला आपने काम इस एक्सरसाइज के अंदर ये करना है कि हर सवाल के अंदर कि सबसे पहले x के साथ x वाली चीज़ों को रख दें और y के साथ y वाली चीज़ें रख दें। मतलब अगर ये जो हमारे पास dy और dx है, अब ये किसका वेरिएबल है? ये y का वेरिएबल है। और x किसका वेरिएबल है? ये dx जो है वो x का वेरिएबल है। तो x के साथ x वाली चीज़ों को रख दें, y के साथ y वाली चीज़ों को रख दें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आए डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आए मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy, और ये इधर आके डिवाइड हो गया और वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अब x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे बात को? तो ये यहाँ से हट जाएगा अब x। अब दूसरी स्टेप आपने ये करना है, देख रहे हैं आप यहाँ पर y के साथ y वाली चीज़ होगी, x के साथ x वाली चीज़ होगी। अब आपने दूसरी स्टेप ये करना है कि इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देना। तो ये dx को ज़रा बाहर निकालें dy को, और ये 1 ओवर y, 1 प्लस वाई, और इधर भी ज़रा बाहर निकालें इसको dx को। तो आप ये देख रहे हैं नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है, ठीक है। नीचे का अगर आप नीचे का डेरिवेटिव देखें क्या आता है आपके पास आता है dy, ठीक है। नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मौजूद हो तो वहां पर ln फंक्शन लगाया करते हैं, इसके हिसाब से लगा, नीचे वाले के हिसाब से लगा। अब यहाँ पर भी देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो वहां पर आप ln फंक्शन लगाएंगे। अच्छा, अब जब आपने यहाँ पर अब एक आपने कांस्टेंट यहाँ पर लगाना है। कांस्टेंट अब आप कौन सा लगाएंगे? मैंने अभी आपको कांस्टेंट की टाइप्स बताई हैं। देखें, जब तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर सारे जो हैं ln चल रहे हो, सारे अगर नेचुरल लॉग चल रहे हो, तो आप कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग वाला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ln c लगा देता हूँ, और हमेशा जो कांस्टेंट है वो x के साथ अप्लाई होगा, y के साथ आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताई है, ln a प्लस ln b, तो ln ab, और ये ln 1 प्लस वाई,
तो ln से ln कट गया तो 1 + y बच गया इक्वल टू xc। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करके देना था उसको। अब हम ये जो 1 है यहाँ पर प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y = xc - 1। तो देखें ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अगर तो यहाँ पर ln वाली कहानी ना चल रही है तो आप वहाँ पर सिंपल c जो है वो पुट करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है dy/dx = y² + 1 / x - x, और उसके साथ हमने उसको जो प्रूफ करके देना है वो देना है y = tan ex + c। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया y के साथ y वाली चीज़ें करते हैं, x के साथ x वाली चीज़ें, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/y² + 1 और ये dx/ex। ठीक है जी, ये देखें y के साथ y वाली चीज़ आ गई, x के साथ x वाली चीज़ आ गई। अब इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करें आप। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर आपने एक वो tan इनवर्स का आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 1/1 + x², मतलब यहाँ y है तो y रखेंगे, तो ये देखें tan यहाँ x है, अगर यहाँ y होता तो y लगाते, तो ये अब देखें tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो भी वही आता है जो उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये tan इनवर्स y है। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव आता है नीचे वाले का डेरिवेटिव जो आता है वो आता है e - x और ये -1, तो ये माइनस का e - x आता है। ठीक है, e - का x। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ ऊपर तो मौजूद नहीं है। अब ये जब ये चीज़ हमारे पास ऊपर मौजूद नहीं है तो इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन कराएंगे, इंटीग्रेशन इसका इटसेल्फ होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लें, यहाँ देखें इसका इंटीग्रेशन इटसेल्फ होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था x के साथ जो चीज़ होगी वो नीचे भी आएगी। तो यहाँ पर 1 है तो वो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये tan इनवर्स y। अब देखें इसके साथ अब कोई भी ln का नहीं है, इसलिए मैं c सिंपल कांस्टेंट लगा रहा हूँ। अब यहाँ tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा, तो ex प्लस का c = y। तो आप देख रहे हैं हमारा प्रूफ हो चुका है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपका जो है 34 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो। उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, और अगर तो आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मुझे फीडबैक में ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया। मैंने तो इस पर बहुत मेहनत की है और मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई है कि आपके किसी न तरीके से आपके 34 मार्क्स तो इतने क्लियर हो जाए कि आपको ये सारी हाव ना हो जिस सिलेबस की ये जो आपके तीसरे चैप्टर के अंदर है। देखिए बच्चा जो है चैप्टर पढ़ता है उसके बाद वो एक अपना 0 लेक्चर नहीं तैयार कर सकता, तो इट्स मीन कि उसने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने इसलिए 0 लेक्चर को पहले स्टार्ट किया ताकि उसको सारी हाव ना हो जाए। उसके बाद जब वो चैप्टर पढ़े तो उसको सब तमाम चीज़ों के बारे में पता हो और वो मटेरियल उसके पास दिमाग में इकट्ठा हुआ हो। बच्चे को हमारे इसलिए ये पता ही नहीं चलता। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले ये कैपेबल करता हूँ कि पहले वो 0 लेक्चर को पढ़े, उसके बाद फिर वो एक्सरसाइजेस को पढ़े। एक्सरसाइजेस पढ़ने के बाद वो क्या करें, एक्सरसाइजेस पढ़ने के बाद वो मुझे अपना एक थीसिस जमा करवाएं 0 लेक्चर का। ठीक है, ये मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ अकेडमी में आते हैं मैं इसी तरीके से उनके साथ चलता हूँ। तो आई होप सो कि आप भी इतने कैपेबल हो गए होंगे कि आप अपना एक 0 लेक्चर लिख सकें। ठीक है, तो मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मी मोहम्मद उस्मान सदीकी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।